हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा में आज का हमारा सेट है 6 और इसमें हम लोग शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन है। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन वी वाटसन, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे या फिर ऑप्शन डी लॉरेंस कोलवर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखना चाहिए और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी मॉडलिंग और ऑप्शन डी पार या ढांचा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और पार को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग एक प्रश्न की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, ऑप्शन बी संरक्षण या कक्षा समावेशन, ऑप्शन सी आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व या फिर ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है और उसमें से जो तीसरा है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तथा उसे वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, समानता, किसी वस्तु या व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध और संख्या बोध का ज्ञान हो जाता है और वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए कई नियमों को सीख लेता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी संरक्षण और कक्षा समावेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सी अनुबंधन और ऑप्शन डी प्रबलन। अभी तक आप लोग जीन पियाजे का थ्योरी पढ़े होइएगा तो समझ जाइएगा कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है, यानी कि बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है और स्कीमा को शॉर्टकट में हम लोग ज्ञान भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। और भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील पीरियड है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, यानी कि बच्चे के विद्यालय जाने के पूर्व ही उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती है और जन्म से 6 वर्ष तक की आयु में बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास और भाषा का जो क्या बोलते हैं उसको संवेदनशील पीरियड है वो सब प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए प्रसुप्त अवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ऑप्शन डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। और यह लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 6 अवस्था में से 5वीं अवस्था पर है और इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर भी हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों एवं मूल्यों का संरक्षण करते हैं। ऑप्शन बी।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन बी अभिसारिक विचारक, ऑप्शन सी अन्वय विचारक, या फिर ऑप्शन डी आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सृजनात्मक विचार में कोई भी समस्या का एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकलता है या आदमी उसके बारे में सोचता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, ऑप्शन सी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नई तरीके ढूंढने चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कोई भी बच्चा अगर वंचित समूह से है और उसकी सहभागिता कम है तो एक शिक्षक नए नए टेक्निक से या फिर नए नए मेथड से बच्चों को पढ़ा के आप उसको बच्चे का सहभागिता को सुधार सकते हैं। और बच्चे को सबसे ज़्यादा खेल में मज़ा आता है, तो आप लोग अगर प्ले मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा मज़ा आएगा और वे क्लास में अधिक से अधिक सहभागी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन ए तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए न्यून अवधान विकार, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या फिर ऑप्शन डी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। और पठन वैफल्य को ही डिसलेक्सिया माना जाता है, अंग्रेजी में इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और डिसलेक्सिया आप लोग को पता होगा, इसमें धारा प्रवाह पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या फिर ऑप्शन डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। और इसका सही जवाब है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। यानी कि समावेशी शिक्षा की मेन अवधारणा यह था कि जो भी बच्चे अशक्त हैं उनको भी उसी समाज में उसी बच्चों के साथ रहना है। अगर हम शुरू से उसको अलग कर देंगे तो वो फिर काफ़ी टाइम के बाद समाज में ठीक ढंग से घुल मिल नहीं पाएगा, या फिर दूसरे व्यक्ति भी उस अशक्त बच्चे से अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे और उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, तो वो एक साथ एक समाज में रहने में कठिनाई होगी। इसलिए समावेशी शिक्षा में एक ही स्कूल में दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके, सीख सके, अपने समाज को पहचान सके, और इस तरह से उन दोनों का विकास जो है वो अच्छा होता है। और दोनों का अधिकार है सेम समाज में रहना, तो ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन बी प्रबलन पर आधारित है, ऑप्शन सी अनुबंधन पर अर्जित है, या फिर ऑप्शन डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन सी बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। इसका जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की
सबसे अच्छी विशेषता होती है कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या फिर ऑप्शन डी संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेग और संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित है, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है या फिर ऑप्शन डी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान का संरचना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, और यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ऑप्शन सी आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ऑप्शन सी यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर ऑप्शन डी अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी चीज़ अति नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर बच्चे को हम लोग सिखा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पुरस्कार देना और दंड देना दोनों से बच्चे का जो स्वाभाविक रुचि है वो उस चीज़ में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि या तो वो दंड के डर से करेगा या फिर पुरस्कार के लोभ से करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, यानी कि शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या फिर चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3 या फिर ऑप्शन डी 2 3 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। किसी भी स्थिति में बच्चे को शारीरिक दंड देना अधिगम प्रक्रिया का अंग है ही नहीं, यानी कि बच्चे को मार के हम उसको कुछ नहीं सिखा सकते हैं, और मारना सिर्फ शारीरिक मारना नहीं, उसको मानसिक रूप से भी कोई क्षति नहीं पहुंचाना है। और चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, यानी कि जब दो बच्चे सेम नहीं हैं, यानी कि दोनों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वे अलग अलग हैं, तो फिर दोनों में तुलना करके दोनों को निगेटिव फील कराना अच्छा बात नहीं है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और चौथा गलत है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक व्याख्यान दे करके, ऑप्शन बी प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन सी बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर कोई जटिल टॉपिक है तो हम लोग बच्चे को खोज और डिस्कशन के माध्यम से उस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, या फिर ऑप्शन डी बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। आप लोग को पता होगा कि शैशवावस्था में और प्रारंभिक बाल्यावस्था में है बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है कौन सा, कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। विकास को सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं, और बाकी का तीनों जो है वो विकास के बारे में बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो विद्यालय और मीडिया जो है वो द्वितीय समाजीकरण एजेंसी है, और प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है परिवार एवं आस पड़ोस, यानी कि ऑप्शन ए प्राथमिक और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है विद्यालय जो है वो द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका जवाब तो आई होप सब आदमी को पता होगा। शैशवावस्था जो है वो मानव विकास की द्वितीय अवस्था है और प्रथम अवस्था जो है वो गर्भावस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्देश्य कथन का संबंध होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकरण से, ऑप्शन बी नवीन ज्ञान से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से। प्रकरण से भी होता है और नवीन ज्ञान से भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भाग में बांटा गया है। ये तो लगभग सभी लोग को याद हो गया होगा। संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किस चीज़ का। स्वर वर्ण का, व्यंजन वर्ण का, स्वर और व्यंजन दोनों का, या फिर ऑप्शन डी शब्दों का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर वर्णों का। आप लोग अगर किसी बच्चे को बोलना सीखते देखे होंगे तो बच्चे जो है आ उ ये सब का प्रयोग ज़्यादा करता है, और जो अनुकरण करता है उसमें स्वर वर्ण का ज़्यादा अनुकरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गल ग्रंथि को, ऑप्शन बी उपगल ग्रंथि को, ऑप्शन सी उपवृक्क ग्रंथि को, या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गल ग्रंथि को, सॉरी ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। शरीर में प्रमुख रूप से 7 ग्रंथियाँ होती है, यानी कि डक्टिलस ग्लैंड्स, जो कि नलिका विहीन होती है, और ये मानव के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसमें से जो सबसे प्रमुख ग्रंथि है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे दोनों भौहों के बीच यानी कि मस्तिष्क के पृष्ठभाग में स्थित होती है, और यह ग्रंथि जो है वो मानव शरीर के विकास को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ जो अन्य 6 ग्रंथि है उस पर भी यह नियंत्रण करती है। इसी कारण से इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी लोगों को पता है पाठ्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। दंड, फटकारना, मारना पीटना, या फिर प्रशंसा। प्रेरित करने के लिए प्रशंसा ही सबसे ठीक है, और बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। तो इससे जो है वो अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो सामान्यतः बच्चे जो है वो 11 माह में बोलना सीख जाते हैं, लगभग 1 साल की उम्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय, परिवार, समुदाय। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, या फिर ऑप्शन डी प्रखर बुद्धि बालक को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, सी दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी
व्यवहार विश्लेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी सहसंज्ञानात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता है, और ये सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है कब से, गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत, या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था से। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन पर्यंत अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। आपके ऑप्शंस है चेतना, विकास, विवृद्धि या फिर संशोधन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विकास जो है वो होता है मस्तकाधोमुखी, यानी कि सिर से पैर की ओर होता है, और निकट से दूर की ओर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल पर्यावरण अध्ययन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार, या फिर ऑप्शन डी पशु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव और अजैव। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। अभ्यास, तत्परता, खेल, या फिर ऑप्शन डी प्रभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसका सही जवाब कौन सा होगा, 1, 3, 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, और सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, यानी कि तीनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, या फिर संचारकर्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर ऑप्शन डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। 125, 120, 80 और ऑप्शन डी 100। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 125। आप लोग को बताए थे इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। इस पे निकालिएगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन है। तो बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, ऑप्शन ए। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है कैसे। सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है। तो सृजनात्मकता की पहचान जो है वो नवीन परिणाम से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं। ऑप्शन ए आगमन, निगमन, विश्लेषण, या फिर संश्लेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषण में अग्रसर होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाती है।
शिक्षण बिंदु को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को या फिर शिक्षण उद्देश्य को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण उद्देश्य को। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भावनात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो आवश्यकता जो है वो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ण का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ऑप्शन ए गणितीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि या फिर संसाधन पूर्ण बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो एक भाषा शिक्षक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा की जाती है। भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर ऑप्शन डी, जैविक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैविक, क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहलू पे ध्यान देते हैं और जैविक पहलू की उपेक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पियाजे, नॉम चोम्स्की, स्किनर या फिर ऑप्शन डी, ब्रूनर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा अर्जन क्षमता नॉम चोम्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर ऑप्शन डी, टेलीविज़न। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था। तो यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने की समझ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्ट ओर तर्कना, ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना या फिर ऑप्शन डी, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना निगमन में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी। ऑप्शन ए ऐसे ही सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, या फिर ऑप्शन डी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। और यही मेन उद्देश्य है बच्चों को भाषा शिक्षण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया या फिर ऑप्शन डी डिसग्राफिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी
अवधारणाओं को सीखना और उसकी डैश को सीखना, इन विषय वस्तु को कि विषय वस्तु उपयोगी को, या फिर ऑप्शन सी अवधारणाओं और शब्दावली को, या फिर ऑप्शन डी शब्दावली या विषय को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अवधारणाओं और शब्दावली को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन सी परिवार, या फिर ऑप्शन डी इको क्लब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निष्क्रिय एजेंसी सार्वजनिक पुस्तकालय है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग को 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।